हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और अभी तक हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और आज हमारा 4th चैप्टर वायु एयर था। ओके, इसके अंदर हम देखेंगे कि वायु में हमारी कौन सी गैसेस पाई जाती हैं और पूरे वायुमंडल के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, अभी तक हमने आगे वाले चैप्टरों में क्या देखे थे, 3 अलग अलग मंडल देखे थे, स्थल मंडल, वायुमंडल, है ना। हमने बात करी थी स्थल मंडल की, वायुमंडल की और जल मंडल की, और जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं हमने कहा था वो हमारा क्या हो जाता है, जीव मंडल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर विस्तार से हम पढ़ेंगे वायुमंडल। इसी तरह हम आगे एक अच्छे से पढ़ेंगे स्थल मंडल और उसके आगे हम पढ़ेंगे जल मंडल। ओके, इसमें बता रखा है कि हमारी जो पृथ्वी है चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है। मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है ऑक्सीजन, वो भी हमें किससे मिलती है, हमें इस वायु में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है। जो हमारी यूवी रेज होती हैं, जो कि हमारी सन के थ्रू जो पृथ्वी पर आती है, उन हानिकारक किरणों से भी ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये समझाया था कि क्या होता है, हमारे यहाँ जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है कि वो पृथ्वी पर जो ताप होता है उसको क्या करती है, बांध के रखती है। मतलब पूरे ताप को एकदम जाने नहीं देती है। जब मतलब कि देखो क्या होता है, इसको हम ऐसे समझेंगे, क्या होता है, दिन की कंडीशन, अगर डे की कंडीशन है, ठीक है, तो दिन की कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इस पे रेज आएंगी तो ये क्या करता है, ताप ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, मतलब कि ये ताप ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब रात जब नाइट का टाइम होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी पृथ्वी होगी ये क्या करेगी, जो इसने जो गर्मी ली है, ताप लिया है, उसको छोड़ेगी। ठीक है, उसको, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है, हमारे वायुमंडल में यहाँ पर CO2 प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरी तरीके से इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है हमारे वायुमंडल से। ठीक है, जिसके कारण रात का टेम्परेचर एकदम से नहीं गिरता है। अगर CO2 प्रेजेंट ना हो, क्या हो, अगर CO2 प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा, रात में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो एकदम -150 या 50 डिग्री गिर गया। ठीक है, ऐसे हो सकता है अगर ये CO2 ना हो तो। ठीक है, तो ये अवशोषित करके रखती है पृथ्वी पर CO2 को। अब क्या याद रखना है, अगर CO2, जैसे हम बोलते हैं CO2 की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है तो क्या करेगी, अगर ज़्यादा CO2 होगी तो वो ज़्यादा गर्मी को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। मतलब कि अब ज़्यादा गर्मी अवशोषित होगी तो जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। तो ये एक होती है, ऐसा है कि याद रखना, एक गुड ग्रीन हाउस होता है, एक अच्छा ग्रीन हाउस होता है, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कि बैड ग्रीन हाउस होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जो गुड ग्रीन हाउस होता है वो तो पृथ्वी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, उसमें CO2 की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है तो वो अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई तो वो क्या करेगी, ज़्यादा गर्मी को अवशोषित करके रहेगी पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के कारण ही इसको हम कह देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे।
हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये तापमान, अगर पृथ्वी में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो ये रहने योग्य नहीं होगी। इसलिए वायु राशि जो है इसने तापमान को ऐसा बनाया है जिससे हम यहाँ पे जीवन जी पा रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं वायुमंडल का संगठन। इसमें क्या बता रखा है सबसे पहले कि जो हमारा वायु है ना, उसको हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं और ये बहुत सारी मतलब कि अनेक गैसों का मिक्सर है, मतलब मिश्रण है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी 2 गैसें हैं जिन्हें वायुमंडल का बड़ा भाग माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा में मिलती है? नाइट्रोजन। आपसे पूछा जाए कि हमारी जो वायु है, वायुमंडल है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल। अप्रॉक्स हम 78 बोलते हैं। ओके, 78% बोलते हैं। और दूसरी ऑक्सीजन, ये हमारी 21% मिलती है। ठीक है, ये हमारे वायुमंडल के मेन भाग हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन का कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब आप सोचो 78 ये हो गया और 21 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? हमारी 99% भाग में तो सिर्फ हमें कौन सी गैसेस देखने को मिल रही हैं? हमारी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओनली 1% में बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन देखने और हाइड्रोजन देखने को मिल जाती है। इन गैसों के अलावा हमें वायुमंडल में धूल के कण भी दिखाई देते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चित्र दे रखा है 4.1 में वृत्तरेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। अब हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि 99% गैस, 99% पे क्या क्या है? 78% ये भाग जो है पूरा, 78% पे क्या है? नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा परसेंट। और ऑक्सीजन कितने पर है? 21% पे। जबकि बाकी जो अन्य गैसेस हैं वो हमारे 1% और कितने पे? ऑर्गन 0.93। उसके बाद ऑर्गन मिलती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अन्य सभी जो मिलती है हीलियम वगैरह वो 0.0%, 4%। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और याद रखना चाहिए हमें कि ये जो हमारा नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, अब ये मत सोचना कि नाइट्रोजन का क्या ऐसा रोल है ना, क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारी पृथ्वी पर। इसका प्रत्यक्ष रूप से हमें रोल कम दिखाई देता है, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसका कोई रोल ही नहीं है तो इसको वायुमंडल में से हटा दो, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो याद रखना, तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन क्या करेगी? अगर हम इस नाइट्रोजन को हटा देंगे अपने वायुमंडल से तो ये ऑक्सीजन आग लगा देगी कहीं भी जंगलों में, क्योंकि फिर इसकी ना शक्ति को रोकने वाला या इसकी क्षमता को कम करने वाला नाइट्रोजन है। और अगर नाइट्रोजन गैस ही नहीं प्रेजेंट होगा तो ये ऑक्सीकरण जो पेंट होता है जैसे हमारे घर का, वो उड़ जाएगा और कहीं भी जंगलों में आग लग गई तो इस चीज़ को, क्षमता को दबा के कौन रखता है? ये जो 78% पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और 21%, इसलिए ये भी एक मतलब बहुत अच्छा संयोग है कि ये नाइट्रोजन ज़्यादा % पे जो ऑक्सीजन को ऐसे कह सकते हैं कंट्रोल, थोड़ा नियंत्रित करके रखा है, जिससे वजह वो ऑक्सीकरण ना कर पाए, ठीक है, कहीं भी आग ना लगा दे, इन सब की वजह। तो ये हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन, अब यहाँ देखो क्या बता रखा है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाया जाता है। कितना % देखा हमने? 78% पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। याद रखना, अब ये जो नाइट्रोजन पौधे लेते हैं ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, इसको नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में लेते हैं, ऐसा हम केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं।
देखो इसमें भी बता रखा है कि नाइट्रोजन होती है वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। पौधे भी क्या है, सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। ये क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जैसे हम बोलते हैं जो हमारे साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, ये सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेकर इसका क्या करते हैं, स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए ये जो हमारे जीवाणु होते हैं वो इसको नाइट्रेट में चेंज कर देंगे, बैक्टीरिया नाइट्रेट में चेंज कर देंगे, देन नाइट्रेट जो है वो हमारा पौधों के द्वारा लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुर मात्रा में मिलती है, ऐसी ये दूसरी गैस है। कितने परसेंट पे, 21% पे। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा मीन्स फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटेंगे तो क्या होगा, ये संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल से अधिक ईंधनों के जलने का से गड़बड़ा जाता है। अब देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, उनने ऑक्सीजन, तो इस तरह ये संतुलन बना रहता है। लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, कोयला जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कोई तेल और खनिजों को जला रहे हैं, ईंधनों का यूज कर रहे हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण ये बैलेंस, ये जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और इसीलिए CO2 की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ रही है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। ये जो हमारे कोयले हैं, खनिज तेल हैं, ईंधन है, ये सब। ठीक है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी का मौसम और जलवायु को परिवर्तन करता है। ओके, अब देखो यहाँ क्या बता रखा है, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यही अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, कि ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी में विकिरित ऊष्मा, जो भी ऊष्मा निकल रही होती है उसको क्या करती है, पृथ्वी पर रोक कर रखती है और ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है ना। अगर इसका अभाव होता, मतलब कि ये प्रेजेंट नहीं होती, तो क्या होता, धरती इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती कि इस पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता या असंभव होता, हम रह ही नहीं पाते। किंतु जब कारखानों एवं कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। अब देखो, अभी तो ये अच्छा है कि जितनी है उतना कंट्रोल करके रख रही है, लेकिन इन कारणों से क्या हो रहा है कि कारखानों और कार के धुएं से क्या निकल रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ये अपनी पृथ्वी पे हीट को भी ज़्यादा क्या करके रखेगी, इसको रोक कर रखेगी। अगर हीट को पृथ्वी पर रोक के रखेगी तो हीट की वजह से पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसको ही तो हम वेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और इसे ही हम भूमंडलीय तापमान, जिसे इंग्लिश में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में भी जमी हुई बर्फ क्या होती है, पिघलती है। परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर बर्फ पिघलेगी
तो क्या होगा, नदियों में उफान आएगा, नदियां से जो एरिया होंगे जल स्तर, समुद्रों में पानी जाएगा और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। तो याद रखो, जिससे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र होंगे जैसे अपने महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ये कर्नाटक वाला एरिया, केरला वाला, तमिलनाडु एरिया है ना, ये जो तटीय क्षेत्र है इनमें बाढ़ आ जा सकती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या बताया रखा है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। देखो एक चीज याद रखो, वायु जब गर्म होगी तो क्या होती है, वो फैलती है ज़्यादा, ठीक है, और कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होकर ये क्या, ऊपर उठती है। हमेशा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह याद रखिएगा, गर्मियों में क्या होती है, वायु गर्म होती है इसलिए वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद जब वो नीचे से किसी समुद्र से जैसे ऊपर गई तो अपने साथ क्या ले जाती है, अपने साथ वो पानी को, मतलब कि जिसको हम क्या कह देते हैं, आर्द्रता को अपने साथ ले जाती है। और जहाँ पे ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर जाने के बाद जब टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, वहाँ जाके ये बादलों का निर्माण करती है, और बादलों का निर्माण करने के बाद ही इसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है। तो जब वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है, और हल्की होकर क्या होती है, हमेशा ऊपर उठती है। जबकि ठंडी जो वायु होती है वो सघन और भारी हो जाती है, इसलिए इससे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। इसको अपन को कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि याद रखो, जब वायु ठंडी होगी तो कैसी हो जाएगी, सघन हो जाएगी और भारी हो जाएगी, इसलिए नीचे की तरफ रहती है, मतलब ये इस तरह रह रही है, जमीन की साइड रह रही है। तो यहीं पर क्या होता है कि ये वायु ऊपर तो जा नहीं पा रही है, ठीक है, और यहीं पर इस वायु में जो आर्द्रता है, जो नमी है, उसके कारण क्या होती है, धुंध छा जाती है, या जिसे हम कोहरा कहते हैं। इसलिए सर्दियों में कोहरा होता है, क्योंकि जो वायु है वो कैसी हो गई है, भारी हो गई है। अब भारी हो गई है तो वो ऊपर क्या नहीं हो पाएगी, उठ नहीं पाएगी, वो नीचे ही रहेगी। अब जब नीचे ही रहेगी तो उसमें क्या है, आर्द्रता है और नमी है, जिसके कारण आर्द्रता और नमी के कारण क्या होगा, वो यहीं पर ऐसा बादलों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक तरीके से जो कोहरा है उसको हम यही समझ लें जैसे जो हमारा आर्द्रता से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो वो पृथ्वी पर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वायु ठंडी होकर नीचे ही रह रही है। अगर वो ऊपर उठ जाती तो ऊपर जाके वो बादलों का निर्माण कर देती। तो ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को, यहाँ क्या कह रहा है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब क्या होता है इसमें, क्या देखो, जब गर्म वायु तो ऊपर उठ गई, ठीक है, तो ये जो गर्म वायु ऊपर उठ गई, नीचे का जो खाली एरिया रह गया, वो जो ठंडी, वहां पर क्या करेगी, ठंडी वायु जगह ले लेगी उसकी, ठीक है, और इस तरह ही ये ऊपर उठती रहेगी, एक ऊपर उठती जाएगी गर्म वायु, और जो हमारी ठंडी वायु है वो खाली जगह को लेती रहेगी, और इस तरह वायु चक्र चलता रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर यही दिखा रखा है, जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ठीक है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, ये अनस्टॉपेबल होता जा रहा है। ओके, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड द विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड USA, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग, ये सब चीज़ किसकी कारण हो रही है, CO2 का इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। अब देखो यहाँ पर वायुमंडल की संरचना दे रखी है, ठीक है, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। इसको अगर एक बार समझ में आ गया तो आपके सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो वायुमंडल के से बनेंगे, वो इजीली सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अगर ये एक बार हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स, तो वो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो एक बार इसे बहुत अच्छे से समझना, और एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें क्या बता रखा है, हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है। तो क्या है, हमारे वायुमंडल में
5 परतें मिलती हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है हमारी? क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में। उसके बाद समताप मंडल मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। फिर उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम कहते हैं मीजोस्फियर। ये हमारा यहाँ बाहर मंडल दे रखा है, वैसे यहाँ हमारा आयन मंडल कहते हैं जिसको हम आइनोस्फियर भी बोलते हैं, और बाहरी मंडल जिसको हम एक्सोस्फियर कहते हैं। अब इसको समझने से पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छे से समझा रखा है वायुमंडल की परतें। सबसे पहली चीज 5 परतें हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी से सबसे पास वाली परत कौन सी है, तो वो हमारी होती है क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है, ठीक है। और ये जहां तक होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, इसको हम देखेंगे कितने किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, कितने को। फिर उसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है? समताप मंडल, समताप मंडल। और जहां तक ये समताप मंडल रहता है उसको हम समताप सीमा कह देते हैं। फिर इस समताप मंडल के बाद हमें, समताप सीमा के बाद हमें मध्य मंडल देखने को मिलेगा जिसकी मध्य सीमा होती है। ओके, और उसके बाद आइनोस्फीयर होता है, आयन मंडल कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे बाहरी मंडल वायुमंडल लिख दिया है, लेकिन इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। और ये इसके बाहर हमारा बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, देन उसके बाद मीजोस्फियर, और फिर उसके बाद हमें आइनोस्फियर दिख जाएगा, और उसके बाद एक्सोस्फियर दिख जाता है, ठीक है। तो पहले तो ये क्रम कभी कभी पूछ लिया जाए तो इसको याद रखना। पृथ्वी से सबसे पास कौन सा मंडल होता है वायु का, तो वो हमारा ट्रोपोस्फियर होता है। सबसे बाहरी मंडल कौन सा होता है? एक्सोस्फियर होता है। मध्य मंडल आयन मंडल होता है, वो मीजोस्फियर के बाद पाया जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं कौन कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षोभ मंडल को हम क्या कह देते हैं? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब देखो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। तो इसकी कितनी है? औसत ऊंचाई बता रहा है, ये कितनी औसत ऊंचाई? 13 किलोमीटर बता रहा है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हम किस मौजूद मंडल में सांस ले पाते हैं, तो हमसे जहाँ से हमें वहाँ से 13, मतलब कि वैसे ये समुद्री सीमा से नापा जाएगा, तो ये हम कहेंगे समुद्री सीमा से नापे तो 13 किलोमीटर तक हमारा क्या देखने को मिलेगा? ये हमारा क्षोभ मंडल देखने को मिल जाएगा। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, जो ओला वर्षण होता है, मतलब ओला गिरते हैं, ये सारी जो है इस क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सबसे पहला कि हम किस वायुमंडल की किस परत के अंदर सांस लेते हैं, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल। आपसे पूछे मौसमी घटनाएं ज़्यादातर कौन से हमारे वायुमंडल की परत में होती है, तो वो भी हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी से सबसे पास कौन सा हमारा वायुमंडल परत मिलेगी, तो उस समय भी हम कह देंगे क्षोभ मंडल। ओके, और ये हमारा कितना है? 13 किलोमीटर। मतलब कि अगर हम बात करें समुद्र से देखें तो औसत बात कर रहा है, औसत 13 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिल जाएगा? हमें ये क्षोभ मंडल देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात करते हैं समताप मंडल। इस समताप मंडल में क्या बता रखा है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग, मतलब कि जैसे ही हमारा ये क्षोभ मंडल, हमारे ऊपर क्षोभ मंडल है, ठीक है, हम यहाँ पर हैं, सपोज हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारा जो है ये क्षोभ मंडल हो गया, ट्रोपोस्फियर। इससे ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम सप्ताह मंडल कहते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो ये कहाँ तक? ये तो हमारा 13 किलोमीटर तक, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो हम कहेंगे समताप मंडल। और जिस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होंगी वहीं तो क्या चलते हैं? हवाई जहाज चलते हैं, मतलब कि एरोप्लेन्स उड़ान भरते हैं।
इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हम कहेंगे समताप मंडल, मतलब कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये जो हमारी ओजोन गैस है, ये या फिर जो ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें से हमारी रक्षा करती है, यूवी रेस से हमें बचाती है। तो हमने क्षोभ मंडल में क्या देखा? ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है, साथ में देखा कि इसके अंदर क्या है, कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे एरोप्लेन चल पाते हैं। और साथ ही साथ जो ओजोन गैस की परत है वो भी हमें इसी समताप मंडल में देखने को मिल जाती है, जो कि हमें सूर्य की हानिकारक गैसों से बचाती है। अब आता है हमारा मध्य मंडल, जिसको हमने मीजोस्फीयर बोला था। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो ये अब सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, देन समताप मंडल 50 किलोमीटर, और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इसे हम अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो क्या होता है, जब अंतरिक्ष से हमारे जो छोटे उल्का पिंड आते हैं वो आते हैं, तो यहाँ पर आके क्या होते हैं, जल जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं बाहरी मंडल की, जो हम आयनोस्फीयर की बात कर रहे हैं। बाहरी मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, इसी का मैंने कहा था ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, आयन मंडल, इसका भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार, आयन मंडल, अब आयन मंडल है तो यहाँ पर रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो जो रेडियो संचार है उसके लिए कौन सी परत का यूज करता है, इसी आयन मंडल का, जो कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों को पुनः आवर्तित करती है। किसकी तरफ, पृथ्वी की तरफ। इसलिए जो रेडियो का प्रसार होता है उसकी जो तरंगें हैं वो कहाँ तक जाती है, हमारे आयन मंडल तक, और वहां पर जाके वो पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित होती हैं, और उसकी वजह हमें रेडियो जैसी उपलब्धि देखने को गांव-गांव तक मिलती है। ओके, ये अब आ गया हमारा लास्ट 5th वन, बाहरी मंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, जो कि हमारी बाहरी मंडल कहलाई जाती है, एक्सोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। यह वायु की पतली परत होती है और इसमें हल्की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, और यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। और हमें ये नहीं पता है कि जो हमारा आयन मंडल है, जो कि हमने 400 तक बात करी, उसके बाद हमारा सब बाहरी मंडल है और ये कहाँ तक फैला हुआ है, अब तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं। ओके, अब देखो इसमें किसके बारे में बता रखा है, मौसम और जलवायु। अब सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि मौसम और जलवायु के में क्या अंतर है। ठीक है, कि आपको लगता होगा, देखिए कि मौसम और जलवायु एक ही तो बात है, जो परिवर्तन हो रहा है हमारे वातावरण में, उसी को हम मौसम कह देते हैं, उसी को हम जलवायु कह देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। देखते हैं हम क्या है। ओके, तो इसके अंदर क्या बता रखा है, जैसे हम देखते हैं, क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा या धूप निकलेगी। कितनी बार हमने जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके मुंह से ये सब सुना होगा, और या फिर एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। ठीक है, यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम क्या है, वायुमंडल की एक प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो देखो मौसम को कितने अच्छे से बताया। मौसम क्या हुआ, वायुमंडल में जो प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन स्थिति बदल रही है। आज मौसम गर्म था, आज मौसम ठंडा था, आज वर्षा हो गई। तो ये क्या है, इसकी जो कि अभी तो धूप निकल रही थी, अब मौसम एकदम से चेंज हो गया, हम ये कहते हैं। तो हम ये किस कब यूज करते हैं, ये बात हम मौसम के लिए यूज करते हैं, जब हम कहते हैं या तो घंटे की बात करें या फिर दिन प्रतिदिन की बात करें।
ठीक है। लेकिन हम कहें हमारे यहाँ आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। जैसे हम कहें, अगर हम कहें जलवायु क्या है, तो ये एक दीर्घ काल में स्थान औसत मौसम का तापमान है उस स्थान का, उसको हम क्या कह देते हैं, जलवायु। हमें इसको ऐसे समझना होगा। सपोज अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो मतलब कि ये दीर्घकालिक, मतलब कि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये यहाँ की ऐसी जलवायु है। कहीं की जलवायु आर्द्र गर्म जलवायु होती है, ठीक है। जैसे हम कहें राजस्थान वाले एरिया की आर्द्र गर्म जलवायु है, ठीक है। अगर हम कहेंगे वहाँ पर, तो ये क्या हो गया, जलवायु हो गई। अब अगर मैं कहूँ ये मतलब कि ये दीर्घकालिक है, बहुत दिनों से वहाँ पर ऐसा ही चला आ रहा है ना, कि वहाँ पर शुष्क और कैसी है, गर्म जलवायु है, जो मौसम है उसमें नमी नहीं है। तो ये क्या हो गया, जलवायु को दर्शाना हो गया। लेकिन अगर मैं रोज दिन और प्रतिदिन की बात करूं कि आज मौसम ऐसे बदल गया, वैसा हो गया, तो हम कहेंगे वो हम मौसम की बात करते हैं। जबकि हम जलवायु की बात कब करते हैं, जब हम दीर्घकालीन स्थिति की बात करते हैं कि उस जगह पर, या हम सिंपली ये समझ लें उस जगह का मौसम इस तरह का रहता है कि वहाँ का औसतन तापमान 21 डिग्री रहता है। क्या कह रहे हैं हम, 21 डिग्री रहता है। तो ये क्या हो गया, एक हमने क्या बताई, वहाँ की जलवायु ऐसी है, ठीक है। वहाँ पे कम वर्षा होती है लेकिन तापमान ठीक ठाक रहता है, तो ये वहाँ की जलवायु हो गई। ओके, और मौसम क्या हुआ, जो कभी भी बदलता रहता है, जैसे कभी वर्षा और कभी छांव या कभी धूप। तो ये हमारा मौसम का पार्ट, ये हमारा मौसम हो जाता है। अब देखते हैं तापमान। तापमान क्या है, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, टेम्परेचर, वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम किस टेम्परेचर को देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में तापमान क्या है। हम जैसे गर्मियों में कहते हैं ना कि आज तापमान 40 डिग्री है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो वायुमंडल का तापमान होता है उसकी बात करते हैं। मतलब कि जो वायु में मौजूद ताप और शीतलता है, उसके परिणाम हम क्या कहते हैं कि वो यहाँ का तापमान है, ठीक है। हम कह रहे हैं 40 डिग्री है, तो मतलब वायु का तापमान, वायु में मौजूद ताप कितना है, 40 है, 40 डिग्री है। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, तापमान देख रहे हैं हम, जो कि हम अपने वायुमंडल में देखते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। दिन में का टेम्परेचर 40 डिग्री रहता है और रात का टेम्परेचर हमारा सपोज गर्मियों में 35 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो चेंज होता ही है दिन प्रतिदिन, लेकिन गर्मियों में ये 40 डिग्री था और सर्दियों में ये 3 से 4 डिग्री हो गया। तो ये क्या कह रहा है, केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतापन किसे कहते हैं, आतापन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेते हैं, कौन रोक लेता है, CO2 रोक लेता है, उसको हाँ आतपन कहलाती है। क्या कहलाती है, आतपन। कि जो भी क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो तापमान आया सूर्य के थ्रू, वो रात में क्या होता है, वो उसको छोड़ती है, पृथ्वी उसका उत्सर्जन करती है, लेकिन CO2 उसका क्या करता है, उसको रोक लेता है। तो पृथ्वी रोक लेती है, उसको हम आतपन कहते हैं। आतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मतलब कि अगर हम भूमध्य, जो हमारी इक्वेटर लाइन थी, इससे अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी जो सूर्य तप की मात्रा है वो घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसलिए तापमान यहाँ का ज़्यादा और यहाँ का कम होता जाएगा। ध्रुवों की तरफ हमने देखा होगा तापमान कम मिलता है, और ध्रुव तो एकदम ठंडे, हमें पता ही है कि ये तो हमारा जो अंटार्कटिका है और जो आर्कटिक है, आर्कटिक जो हमारा ओशियन है और अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वो कितने ज़्यादा ठंडे हैं। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग ये दिखा रखे हैं तापमानी, टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर, वायुदावी जिससे हम एयर प्रेशर नाप रहे हैं, ठीक है, वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा नापते हैं, और ये हमारा पवन की दिशा दिखाता है जो डायरेक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम वात दिग्दर्शी भी कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या बता रखा है,
कि सबसे पहले अभी इसने यही बताया कि हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर उतना ही हमें कम मिलेगा, मतलब कि ठंडा मिलेगा। ध्रुव तो और ध्रुव पे तो बर्फ से इसलिए ही ढके रहते हैं, क्योंकि देखो इसको इस तरह समझ लेते हैं। अगर हम ये पृथ्वी कहें तो यहाँ पर इस वाले एरिया में ये जो हमारी इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री मानते हैं, इससे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान यहाँ पर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। सपोज यहाँ पर तापमान ज़्यादा था, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, और ध्रुवों पे तो इसलिए हमें क्या देखने को मिल जाती है, बर्फ देखने को मिल जाती है। तो याद रखो तापमान जो है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घटता है। ओके, यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज, कारखाने लगे होते हैं। दिन के समय ऐसा फील्ड से बनी सड़कें जो होती हैं वो धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये ऊष्मा को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बात क्या कह रखा है, तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है, सेल्सियस। टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेम्परेचर को किस में देखा जाता है, तो सेल्सियस में नापा जाता है, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर हम सेल्सियस जो हम स्केल लें तो उस सेल्सियस स्केल पर जो पानी है वो कितने पर जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, और जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, ये हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं, सेल्सियस पैमाने की बात कर रहे हैं। सेल्सियस पैमाने पे देखा जाता है कि जल जो है वो बर्फ बनेगा 0 डिग्री पर, मतलब जमेगा 0 डिग्री पे और उबलेगा 100 डिग्री पे। ओके, तो अब आगे के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।